नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। ए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। आदेश, जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी नौकरियां। एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो या फिर कोई शर्त ना लगाई हो। और पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी व डीएलईडी को माना था योग्य। मध्य प्रदेश सरकार और प्रभावित लोगों ने कोर्ट से आदेश में संशोधन की लगाई थी गुहार। और आप देखिए शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी कि जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला आने से पहले ही हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। अब हमने कांग्रेस का लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है, पीएम मोदी साहब कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव है, तो इस तरह के बयान एक दूसरे पर बोले ही जाएंगे, कहे जाएंगे। अब कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप लोगों को आज लोकसभा चुनाव के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से एक सामान्य जानकारी नीचे हर हाल में लिखना है। विनम्र निवेदन करता हूं मैं कि जो सवाल पूछता हूं इनके जवाब दिया करिएगा, आपकी तैयारी और बेहतर होगी, इतना कह सकता हूं। क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में, लोकसभा के बारे में हम लोग डेली बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी मुझे लगता है थोड़ा सवालों के जवाब देना चाहिए। केजरीवाल के पीए और आप विधायक से 6 घंटे पूछताछ हुई। मुख्यमंत्री से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी ईडी ने की पूछताछ। और आबकारी नीति घोटाले में तुगलक रोड स्थित ईडी मुख्यालय में हुई है पूछताछ। किसकी बात हो रही? शराब घोटाले की बात हो रही, जिसमें आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो उसी के संदर्भ में इनके पीए। और 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी किसकी? ईडी की। 1 मई 1956 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। और मुख्यमंत्री की बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो कहाँ की? दिल्ली के मुख्यमंत्री है। दिल्ली में विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें आपको देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारे होम मिनिस्टर साहब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में टिप्परासा लोगों के लिए 75 वर्षों के दौरान लिए गए गलत निर्णयों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का यह आप देखते हैं कि आश्वासन दिया है। यह बात त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रगोत किशोर माणिक देव वर्मा ने सोमवार को पश्चिम त्रिपुरा के खोमुलवंग में भाजपा त्रिपुरा मोथा और इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि पहली बार टिप्परासा लोगों की समस्याओं को बिना हिंसा के हल किया गया है। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये अभी हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। त्रिपुरा देख लीजिए एक बार। ये आप देखिए त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए ये त्रिपुरा है। और इसकी राजधानी अगरतला आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, राज्य में असम और मिजोरम से लगती है। कहां से? असम और मिजोरम से लगती है। और मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे आपको। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? त्रिपुरा। ये यूट्यूबर पर सेबी का चाबुक, 12 करोड़ रुपए जब्त करने का निर्देश दिया। जब्त की जाने वाली राशि एस्को खाते में जमा करने का निर्देश। पंजीकरण
वगैरह निवेश सलाहकार सेवाएं देना मानदंडों का उल्लंघन की बात हो रही है। चलिए, सेबी यानी कि किसकी बात हो रही है, इस संस्था के बारे में भी याद रखें। देखिए, इस तरह की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना आप देखिए 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आपदा प्रबंधन में पड़ोसी देशों को मदद दे रहा है भारत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि भारत समय पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही मॉरिशस की मदद कर रहा है, ताकि वे मौसम संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के कारण जान माल के नुकसान को कम कर सकें। भारत समय पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की पहल में कि प्रथम चरण में दुनिया भर में चिन्हित किए गए 30 देशों में से 5 की मदद कर रहा है। अधिकारियों पर केस के विरुद्ध कोर्ट जाने की तैयारी में है एनआईए। बंगाल में छेड़छाड़ के आरोप और दर्ज प्राथमिकी के विरुद्ध एनआईए अदालत जाने की तैयारी कर रही है। और शनिवार को भोक्ति नगर विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंची एनआईए टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था ना, ये पश्चिम बंगाल में। एनआईए की बात करूं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त कार्य संस्कृति की जरूरत है, सीडीएस साहब कह रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को सशस्त्र बलों के लिए एक संयुक्त कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर प्रत्येक सेना की क्षमताओं को एकीकृत करने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये दक्षता बढ़ाकर युद्ध लड़ने की क्षमता और अंतर संचालन को बढ़ाएगी। अब देखिए, बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मंथन शुरू। तो चुनाव से पहले ही नई सरकार के एजेंडे पर काम कर रही केंद्रीय अधिकारी बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा की तैयारी में जुट गए। बताया जाता है कि सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन की नई स्कीम लाई जा सकती है। नीति आयोग ने भी केंद्र सरकार को बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए सुझाव भी दिए थे, क्योंकि आप देखिए बुजुर्गों की स्थिति हमारे देश में कोई अच्छी नहीं है, आप लोग देखते रहते होंगे कई बार। और देखिए, अगर बात करें नीति आयोग की, तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था नीति आयोग कब? 2015 में। स्वच्छ भारत के बिना जीवन का अधिकार प्रभावी नहीं है। सौनचड़िया संरक्षण व नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे के बीच संतुलन के लिए गठित की गई समिति। और सुप्रीम कोर्ट ने लुप्त प्राय पक्षी सौनचड़िया के संरक्षण मामले में की टिप्पणी, कहा कि समानता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन। और आप देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र पर देखा जा रहा है और हर किसी पर देखा जा रहा है। बहुत सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाता है किसे? जलवायु परिवर्तन को। अब आप देखेंगे, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अब आप देखते हैं कि और नवरात्र का प्रथम दिवस मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन व आराधना का विधान होता है, ये भी याद रखिएगा। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज। विचार के लिए दायर याचिका जुर्माने की हकदार, ये आप देखते हैं। चलिए, ये कई लोग आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हटाने की बात कर रहे हैं कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि कानून इस तरह की कोई बात नहीं कहता है कि अगर कोई किसी की पर आरोप लगते हैं और गिरफ्तारी होती है तो उसे इस्तीफा देना जरूरी होगा अपने पद से। और अभी अरविंद केजरीवाल पर आरोप ही है ना, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आरोप लगने में और आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। (428) मतदान केंद्रों पर बंगाल में पहले चरण के चुनाव में महिलाएं संभालेंगी मोर्चा। 19 अप्रैल को राज्य की 3 सीटें जलपाईगुड़ी, कूच बिहार व अलीपुर द्वार पर किया जाएगा मतदान। ये जब मतपेटी की पूजा करते पाए गए मतदाता। याद देखिए, 1951 में देश में पहली बार चुनाव कराए गए थे। हालांकि इसके बाद विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1957 के आम चुनाव के दौरान परिदृश्य काफी अलग था। दूसरे आम चुनाव पर एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर कम होने की वजह से देश के कुछ सुदूर क्षेत्रों में ऐसी असामान्य घटनाएं देखी गई जिनका जिक्र आज भी चुनावी गलियारे में किया जाता है। इनमें से एक मतदाता का मतपेटी की पूजा करते देखा जाना। आप देखिए,
अब सोचिए उस समय पहली पहली बार अच्छे से आज़ादी के बाद वोट डालने का क्या हो रहा है, अधिकार मिल रहा है, तो लोगों में उत्सुकता तो रही होगी। ओके, ये छठी अनुसूची देखिए काफी चर्चा में बनी रहती है, इसे जान लीजिए। छठी अनुसूची आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार देती है और इसे लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है। देश में पूर्वोत्तर राज्यों की आदिवासी बहुल क्षेत्रों में छठी अनुसूची लागू है। इसके लागू होने का मतलब है कि जनजातीय समुदायों को महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया जा रहना, और जिसमें कानून बनाने और सामाजिक और आर्थिक ढांचागत विकास के संबंध में वह खुद निर्णय ले सकेंगे, और इन्हें इन्हें केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने की स्वायत्ता भी रहेगी। पांचवी अनुसूची के विपरीत स्थानीय सरकार और राज्यपाल के पास सीमित नियंत्रण रहेगा। तो उसी की बात हो रही है। अब देखिए चुनाव है तो आप सभी जानते हैं कि चुनावी बातें होंगी सबसे ज्यादा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इस पार्टी का उस पार्टी में विलय, उसका उससे गठबंधन, इसका इस पार्टी में जाना, ये चलता रहेगा। अब जेई परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्तों से रखी जाएगी नजर। कल्पना कीजिए चुनाव से पहले कितने लोग जेल में होंगे। कोर्ट कह रहा है स्टालिन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को अदालत ने दी जमानत। कहा इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी करने वाले हर व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकते हैं। ये आप देखिए भोजशाला में 3 नए स्थलों पर खुदाई शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि भोजशाला की बात हो रही, धार की बात हो रही, जहां आप देखते हैं कि कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर आप देखते हैं कि एक मस्जिद बनाई गई है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। काम खोज रही महिलाओं को दिखाई स्वरोजगार की राह। सोनीपत की सुनील के पेड़ा से स्वरोजगार को अपनाकर स्वावलंबी बनी करीब 10,000 महिलाएं। हवाई अड्डों पर दिव्यांगों की सुविधा के लिए एसओपी पे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट है, ये आप देखते हैं। सीए की परीक्षा स्थगित करने से हाईकोर्ट का इंकार आप देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंट की इंटर और अंतिम परीक्षा 2024 को स्थगित करने संबंधी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि हैरानी है कि ऐसा अनुरोध किया गया। चलिए तो ये भी आप देखेंगे। संजय सिंह की मानहानि मामले में संबंध रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। आप नेता व सांसद संजय सिंह ने हाईकोर्ट में आदेश को दी शीर्ष कोर्ट में दी थी चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक डिग्री के बारे में टिप्पणी करने से जुड़ा है ये मामला, और प्रधानमंत्री की डिग्री पर कई बार आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत सारे नेता क्या सवाल खड़े करते रहते हैं ना, तो उसी को लेकर मानहानि का मतलब होता है देखिए कि किसी के बारे में आप कुछ झूठी खबर कह रहे हैं और उसकी छवि को नुकसान होता है उससे, या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं आप, तो आप पर मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है। तो ये याद रखा करिएगा। अब देखिए न्यूज़पेपर की एक ही क्लास रखी जाएगी। जो एडिटोरियल, जो संपादकीय पार्ट है, वो अंत में हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोगों को केवल न्यूज़ की खबरें सुनना हुआ करेंगे ना, देखना हुआ करे, तो आप लोग शुरुआत की क्लास देख सकते हैं। बाकी की संपादकीय पार्ट की क्लास आप छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको उसके लिए टाइम नहीं है। तो देखिए संपादकीय पार्ट में बार बार कह रहा हूँ, आपके प्रीलिम्स में, आपके मुख्य परीक्षा में, आपके इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, जब आप लोग निबंध लिखते हैं, तो वहां आपको मदद मिलती है। और एक बात याद रखिएगा, एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से मिलती है आपको संपादकीय पार्ट से। ईवी दोपहिया का निर्यात हब बन सकता है भारत। चीन की कंपनियों का जोर कार बाजार पर। जापान के पास तकनीक लेकिन विस्तार को तैयार नहीं है। आप देखें नीति आयोग ने कहा कंपनियों को मौजूदा निर्माण क्षमता का करना होगा विस्तार, और 10 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहनों का निर्यात हो सकता है 2030 तक।
28 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है 2023-24 में। जलवायु परिवर्तन से पैदा होती है मौद्रिक नीति के लिए चुनौती। रुपया डेरिवेटिव वोटिव बाजार में भारतीय भागीदारी बढ़ाए बैंक, दास कह रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले इसका कोलकाता में हेडक्वार्टर हुआ करता था। चीन से पर्सनल कंप्यूटर का आयात 3% घटा। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। REC ने 3.59 लाख करोड़ का कर्ज मंजूर किया है सार्वजनिक क्षेत्र की REC लिमिटेड ने। भारतीय CEO का औसत वेतन 13.8 करोड़ है। कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की बात हो रही है। तैयार इस्पात का आयात 83.19 लाख टन पहुंचा। दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 119.7 करोड़। टाटा को आईफोन संयंत्र बेचने जा रही है पेगाट्रॉन। सेंसेक्स आप देखिए 494 अंक की छलांग से सार्वजनिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेश संस्थागत निवेशकों की पूंजी प्रवाह के बीच बाजार में तेजी आई है। पिछले वित्त वर्ष में वाहनों की बिक्री 10% बढ़ी है। न्यायपालिका को ध्वजवाहक बनना होगा, राष्ट्र के साथ चलना होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों को फिर तटरक्षक बल में लेने का दिया आदेश। सेनाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का किया जिक्र, कहा कि भेदभाव खत्म होना चाहिए। लिंग परिवर्तन सर्जरी से जुड़ी याचिका पर RA से मांगा था ये जवाब। ये आप देखते हैं कि कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव की बात होती है ना तो सुप्रीम कोर्ट कदम उठा लेता है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। नुपुर शर्मा की पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता की प्रतीक है। ये आप देखिए ग्रीट वाइल्डर्स कह रहे हैं। नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथ नेता है। सऊदी फ्रेंस से मिले सहवाज, कश्मीर मुद्दा सुलझाने को बातचीत पर जोर। अब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना सहवाज, तो उन्हीं की बात हो रही। फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में ब्राजील में एलन मस्क के खिलाफ जांच शुरू होने की बात हो रही है। भारतीय ध्वज के अपमान पर मालदीव की निलंबित मंत्री मरियम ने माफी मांगी और एक्स पर पोस्ट कर डाला कि उनका इरादा तिरंगे का अपमान करना नहीं था। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर टिप्पणी के बाद निलंबित हुए थे 3 मंत्री। मालदीव की राजधानी कौन सी है? माले आपको देखने को मिलेगी। नफरत और हिंसा किसी भी धार्मिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है, इला गांधी कह रही हैं। इला गांधी दक्षिण अफ्रीकी शांति कार्यकर्ता है। महात्मा गांधी जी की पौत्री इला गांधी ने कहा है। चीन ने बनाया अमेरिकी अपाचे की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर। टेस्ट फ्लाइट करते हुए इंटरनेट पर आया वीडियो। 2-3 वर्षों में सेना में शामिल होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ब्रिटिश फ्रांसीसी सैनिकों का लंदन और पेरिस में संयुक्त परेड की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया दूसरा जासूसी सैटेलाइट। ये उत्तर कोरिया आपको देखिए, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा एशिया में। यहां आप लोगों को ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए एक खबरें आपकी खेल से जुड़ी हुई हैं। तो खेल में ये आप लोगों को याद रखना है कि उस खिलाड़ी की क्या उपलब्धि है और क्या रखोगे याद, और उसका संबंध किस खेल से है। यही क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना रहती है। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी ये आप लोग बताइए, क्योंकि आईपीएल अभी चल रहा है ना। डी गुकेश ने करू आना को बराबरी पर रोका। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है ना, उन्हीं की बात हो रही है। सीजेएफ अगले महीने नए मेजबान की कर सकता है घोषणा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ 2026 में होने वाले खेलों के नए मेजबान की अगले महीने घोषणा करने की योजना बनाई है उसने। आईओए में आंतरिक कलह की अब अध्यक्ष ऊषा ने भी की पुष्टि। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है।
रियल मैड्रिड लीगा गत चैंपियन से बदला, रोबिन सिंह कह रहे हैं। सुमित नागल को पहली बार एटीपी मास्टर्स के मुख्य ड्रा में मिली है जीत। टेनिस की बात हो रही है। जगत के मूल में आदि शक्ति। अब आप देखते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से दुआ है, ऊपर वाले से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों के सपने पूरे हों, और आप लोग बस ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि एससी के अध्यक्ष और 2 सदस्य नियुक्त। ये आप देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। और एनएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने, उन्हें भेदभाव और शोषण के खिलाफ आप देखते हैं प्रदान करती है एक तरह से सुरक्षा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इस तरह के संगठनों के बारे में आपको याद रखना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी, 19 फरवरी 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में डोलू चाय बागान में यथास्थिति बहाल रहे। यहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने पूछा क्या पर्यावरण बल पर प्रभाव के आकलन किया गया था। असम की बात कर लेते हैं एक बार। असम चलिए, तो आप देखेंगे कि ये आपको असम देखने को मिल जाएगा। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। दिसपुर क्या है, इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। कर्मियों के किराया भुगतान प्राप्तकर्ता को मिली राशि में अंतर है, आयकर विभाग कह रहा है। अब आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट हुए से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार फोनोटोग्राफ से की गई मानव आवाज की रिकॉर्डिंग, ये 1860 में आज ही पहली बार मानव आवाज को रिकॉर्ड किया गया था। फ्रांसीसी आविष्कारक स्कॉट डी मार्टिन विले ने फोनोटोग्राफ का उपयोग कर फ्रांसीसी लोकगीत रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड आवाज केवल एक बार सुनी जा सकती थी इसमें। गुजरात के कच्छ पर हमला कर पाक ने छेड़ा 1965 का युद्ध। 1965 में आज ही पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के कच्छ के रण पर हमला कर एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया और भारतीय सेना ने पहले हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और 15 घंटे में 34 पाक सैनिकों को मार गिराया। यही घटना 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण बनी। घुमक्कड़ी को नया आयाम दिलाने वाले राहुल सांकेत्यायन, ये अपने यात्रा वृत्तांतों खोजी प्रवृत्ति से साहित्य को समृद्ध करने वाले राहुल सांकेत्यायन का जन्म 1893 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। बाल अवस्था में ही दोनों नाना ने यात्रा वृत्तांत सुन दुनिया देखने की लालसा जगी। तिब्बत, पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रूस की उनकी व्यापक यात्राओं ने उन्हें यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित किया। बोलगा से गंगा उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरे जीवन यात्रा सहित लगभग 150 ग्रंथों की रचना कर हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत के जनक माने जाने लगे। वो सिर्फ शाकाहार नहीं, आपको चाहिए संतुलित आहार भी। और महज आप देखते हैं कि 10 सप्ताह में ही इसके सेवन से मानसिक स्वास्थ्य में महसूस होने लगती है बेहतरी। ये 1,81,990 प्रतिभागियों वाले लोगों पर किया गया अध्ययन। 57% ने दी संतुलित आहार को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पाई गई अच्छी। मस्तिष्क से कुड़ने से बचाते हैं जापानी आहार, ये भी आप देखते हैं मालूम चला। और जापानी आहार में चावल, मछली, शंख, मेसो, अचार, फल मस्तिष्क को सिकुड़ने से बचाते हैं। 16 देशों से गुजरी 16,000 किलोमीटर से अधिक की दौड़। ब्रिटेन में 17 वर्षीय एक्सट्रीम मैराथन रनर रस कुक उर्फ हार्डेस्ट गीजर ने अफ्रीका की संपूर्ण लंबाई दौड़कर नापने की उपलब्धि प्राप्त की। ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने गत वर्ष 22 अप्रैल को अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु दक्षिण अफ्रीका गांव एगुलस से यह दौड़ आरंभ की और तथा 7 अप्रैल 2024 को ट्यूनीसिया में सबसे उत्तरी बिंदु रास एंजेला में फिनिश लाइन को क्रॉस किया है।
यहाँ लोगों ने अत्यंत उल्लास के साथ उनका स्वागत भी किया। रस्सी कुक ने 352 दिनों में नामीबिया, अंगोला सहित 16 देशों से होते हुए 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर यह कीर्तिमान रचा है। इस दौरान लूट और खाद्य विषाक्तता आदि का भी सामना करना पड़ा उन्हें। देख लीजिए, मूत्रमार्ग के संक्रमण को दूर करने में सहायक हो सकती है नई वैक्सीन, ये अनुसंधान कह रहा है। कम आयोडीन वाले नमक के सेवन से घटेगा बीपी का खतरा। अधिक आयोडीन वाले नमक सेवन से बढ़ रही युवाओं में बीपी का समस्या। 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 21% महिला और 24% पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। 39% महिलाएं और 49% पुरुष प्री हाइपरटेंशन की चपेट में है। आप देखेंगे रिकॉर्ड के लिए 24 घंटे में लगाए 26,100 आप देखिए स्क्वाट्स। वाशिंगटन यूएसए की घटना है। आजकल आप देखते हैं कि चर्चा में लाने के लिए, वायरल होने के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ दिया करिएगा। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं संपादकीय पाठ के बारे में। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम की, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संपादकीय पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो इसे जरूर देखना चाहिए। राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का सवाल। तो राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े सवाल केंद्र सरकार के संदर्भ में ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कई राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में है। तो आप देखिए, देश में आम चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भारत के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार से गौरवान्वित करने वाली या फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली नहीं है। इन गिरफ्तारियों को लेकर यही आरोप लग रहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्ता विरोधियों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और 5 जांच एजेंसियों का रवैया भी पक्षपाती दिखता है। ऐसे समय में संवैधानिक संस्थान उदासीन बने हुए हैं। इतिहास पर दृष्टि डालें तो आसिम इस राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग एक ऐसा सच्चाई है जिसे हम देश में पहले भी देख चुके हैं, भले ही सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो। इन चिंताओं के बीच यह प्रश्न उठता है, क्या चुनाव के वक्त नेताओं के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए? अगर रोक लगनी चाहिए तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए? क्या चुनाव के बीच नेता और आम जनता के बीच भेदभाव रखा जा सकता है? और जवाब आएगा नहीं। हालांकि इसका रास्ता ढूंढना ही होगा कि लोकतंत्र की गरिमा को लेकर समाज में कोई संशय पैदा ना हो। राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े सवाल केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी सवालों के घेरे में हैं। यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए जब जांच पूरी हो जाए और अदालतें अपना फैसला सुना दें। इस लिहाज से वर्तमान में केंद्रीय एजेंसियों जो कार्रवाई कर रही हैं उस पर कोई राय व्यक्त करने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए और इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पहले जब विपक्षी दलों की ओर से प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के आरोप लगते थे तब वे इतने तीखे होते नहीं थे। और इस समय ईडी और उसके दायरे में आने वाले पीएमएलए जैसे कानून की बहुत चर्चा है। पीएमएलए के संदर्भ में सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि यह एक कठोर कानून है और इसका इस्तेमाल सोच विचार कर किया जाना चाहिए। समस्या यह है कि इस कठोर कानून के तहत बिना आरोप सिद्ध हुए आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह लोकतंत्र और संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। यह सही है कि कानून की नज़र में सभी समान है। राजनेताओं से उच्च आदर्शों की अपेक्षा की जाती। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए राजनीतिक वर्ग इसका ध्यान रखना चाहिए और देश में ऐसी कोई धारणा बननी चाहिए कि प्रमुख विपक्षी नेताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं। और वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत लंबी और बेहद थका देने वाली होती है और इसके चलते किसी के लिए भी खुद को दोष मुक्त साबित कर पाना आसान नहीं होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध वकील एफली वैली ने अपनी किताब द डिफेंस नेवर रेस्ट में लिखा है कि कानूनी प्रक्रिया की चक्की में जब पिसाई होती है तो अभियुक्त की बेगुनाही अप्रासंगिक हो जाती है और इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय गंगाबाई बनाम संभाजी 2008 में दोहराते हुए कानूनी प्रक्रिया की भंवर के प्रति सचेत भी किया और देश यह भी अपेक्षा करता है कि पीएमएलए जैसे कठोर कानूनों के प्रावधानों का पालन संविधान के अनुच्छेद 21 जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को मान्यता देता है कि मर्यादाओं के भीतर आप होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेताओं के खिलाफ प्रत्येक मुकदमा कुल मिलाकर मीडिया ट्रायल का रूप ले लेता है और इसी के अनुरूप लोग अपनी धारणा बनाने लगते हैं। राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक मर्यादा संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का राष्ट्रीय गरिमा के साथ अभिन्न संबंध है।
इसका तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के मुताबिक सहज न्याय मिले। यही एक आदर्श लोकतंत्र की पहचान भी है। राजनीतिक दलों को यह समझना हो और स्वीकार करना होगा कि विरोधियों के प्रति अनुचित भाषा और रवैये कभी न मिटने वाली व्यक्तिगत शत्रुता को जन्म देते हैं। इस समय आप देखते हैं कि देश में जिस प्रकार राजनीतिक माहौल बना हुआ है और उसके लिए किसी एक दल अथवा व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ आप देखते हैं कि नेता आज खुद पीड़ित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही कि उन्होंने भी अतीत में राजनीतिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया। वे शायद अतीत की गलतियों को की ही सजा भुगत रहे हैं। यह सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देश में तनाव और बिखराव का कारण बने। जहां तक आप देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, तो इसका स्थायी समाधान व्यापक चुनाव सुधार में ही निहित है। इन सुधारों के जरिए ही चुनाव प्रक्रिया में धन बल बाहुबल के बढ़ते दुरुपयोग को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए चुनावी बॉन्ड वाले फैसले की आम तौर पर सराहना जरूर होगी, और मगर इसका एक परिणाम यह भी होगा कि चुनाव में फिर से काले धन का बोलबाला हो सकता है, और इससे निपटने के लिए तत्कालिक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द किन्हीं कदमों पर आम राय बनानी होगी। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें, और राजनीतिक प्रतिशोध वास्तव में मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए घातक है। जिस देश में का आत्मा मानवीय सम्मान और संवाद, सौहार्द और स्वतंत्र विचारों द्वारा परिभाषित एवं प्रेरित हों, वहां किसी भी व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता पर प्रहार असहनीय होगा। हम इतिहास के इस सबक को भुला नहीं सकते कि जंजीरों के हटने और जख्मों के मिटने के बाद भी उनके निशान रह जाते हैं। लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है। कांग्रेस के न्याय पथ पर वामपंथी की छाप, ये आप देखिए। पिछले दिनों कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे न्याय पत्र 2024 नाम दिया है, और 48 पृष्ठों के इस दस्तावेज को पढ़कर ऐसा लगता है कि कांग्रेस दुविधा में है, और इसमें पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का मौन समर्थन करती नजर आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर अपनी गलतियों को सुधारती दिख रही है। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी विचारकी से पूरी तरह से उत्पुष्ट नजर भी आ रही है, और उसके द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन भी इसी का विस्तार लगता है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग और वामपंथ की छाप दिखती है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों के जरिए न्याय दिलाने का वादा किया है। आजाद भारत के 77 में से करीब 55 साल तक कांग्रेस का ही शासन रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि उसके शासनकाल में न्याय की गारंटी कभी नहीं है रही है? और आप देखेंगे कि वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व के सलाहकारों में वामपंथी सोच से ग्रस्त लोगों का दबदबा बढ़ा है, जिसका असर न्याय पथ पर भी देखने को मिल रहा है। चलिए देख सकते हैं, पढ़ना हो, राजनीति की बातें हो रही हैं। 1951 की जनगणना के दौरान भी जातिगत जनगणना कराने की मांग रखी थी, लेकिन तब पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इसे खारिज कर दिया था, और सरदार पटेल ने का मानना था कि इससे जातीय तनाव बढ़ेगा। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, और अभी राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे, जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी हुए थे, और आप देखते हैं कि जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी 10 साल में। शक्ति साधना, तो सृष्टि में 3 कार्य अनवरत चलते रहते हैं: उद्भव, स्थिति और संहार, और इन्हें सृजन, पालन और विनाश भी कहते हैं। यद्यपि इनका संचालन स्वतः होता है, किंतु शक्ति के अभाव में ना सृजन संभव है और ना पालन और ना संहार, क्योंकि शक्ति जगत के अस्तित्व का मूल कारण है। छोटे से छोटा कार्य भी इसके बिना नहीं हो सकता है, और इसकी इसी उपादेयता के कारण भारतीय संस्कृति में शक्ति साधना का महत्व है। वर्ष में 2 बार शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। शक्ति का अर्जन, संरक्षण और सदुपयोग इसके उद्देश्य हैं। जिस प्रकार शक्ति के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार उसके संरक्षण और सदुपयोग के बिना आत्म कल्याण और लोक कल्याण भी संभव नहीं है। रावण जैसे राक्षसों ने अपनी तपस्या से विविध शक्तियों का अर्जन तो किया, किंतु ना उनका संरक्षण किया और ना ही सदुपयोग। इसलिए वे शक्तियां न केवल लोक के लिए अपितु अपने लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म, उस पर डाल देता हूँ, तो आप लोग देख लिया करिएगा। अब आप देखिए समस्याओं से घिरते बुजुर्ग, तो नीति आयोग ने बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई है,
उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। निसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और नीति आयोग के आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब 9% बढ़कर 19% हो जाएगी और सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी खासी होगी। चूंकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं है, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती है, या पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती नहीं है, या फिर आप देखिए वह इतनी कम होती है कि उसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में वह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं होती है और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि राज्य सरकारें कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती हैं, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती है। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते हैं, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया होता है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता है और आप देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो चार होना पड़ता है उन्हें, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है। यह कहें कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय की मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर है, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है। कभी कभी तो वह उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्कसंगत सीमा तय करने और रिवर्स मार्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बनाने के सुझाव दिए हैं। उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक नहीं है कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसाइटियां वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती हैं। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटीजन केयर होम्स नहीं बन रहे हैं। बुजुर्गों की चिंता सरकार के साथ समाज को भी करनी चाहिए, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19% बुजुर्गों या तो तलाकशुदा हैं या फिर आप देखिए उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया। और मुझे लगता है कि ये ध्यान हमें भी रखना चाहिए। आप देखते हैं कि कहते हैं कि एक माँ बाप मिलकर 10-12 बच्चों को संभाल लेते, लेकिन जब माँ बाप को संभालने की बारी आती है तो 16 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। तो वो भी मुझे लगता है कि हमें शिक्षा देनी चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है दादा दादी नानी नाना से। आप देखते हैं कहानियों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, वो सब खत्म होती जा रही परंपरा। उसके कारण आप देखते हैं आजकल बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं, एंजाइटी में हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। लापरवाही किसकी? तो लापरवाही के परिणाम कभी सुखद नहीं होते हैं, सिर्फ नुकसान ही होता है। पछतावे के अलावा इंसान के पास कोई विकल्प नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में गर्मी के मौसम में नदी नालों और तालाबों में लोगों की डूबने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। गर्मी में राहत पाने के लिए लोग बिना सोचे समझे नदी नालों तालाबों में उतर जाते हैं, यह भी नहीं सोचते कि इससे उन्हें किसी तरह का खतरा हो सकता है। प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ऊना जिले के रायपुर सहोडा में तालाब में 3 बच्चों की डूबने की घटना हृदय विदारक है। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद लौट रहे बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरे और दलदल में फंसकर बाहर नहीं निकल पाए और इस मामले में कई पक्षों की लापरवाही सामने आई है। अगर सभी पर पक्ष सजग होते तो संभवतः इस तरह की दुर्घटना को टाला जा सकता था। हैरत की है कि पंचायत ने तालाब के किनारों से पक्का तो करवा दिया, लेकिन आप देखिए 4 दीवारी बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और यहाँ तक कि तालाब के किनारे चेतावनी पट्टे भी नहीं लगवाया था, जिससे यहाँ आने वाले सजग रहें। अभिभावकों का भी दायित्व है कि बच्चों को अच्छे बुरे के बारे में सचेत करते रहें। शासन प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे सभी स्थानों पर चेतावनी पट्टे लगाएं जहाँ किसी तरह का खतरा हो सकता है। जीवन अनमोल है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे नहीं नदी नालों या फिर तालाबों में उतरने की आदत छोड़ें। प्रकृति व मातृ शक्ति की उपासना। तो चैत माह के नवरात्र 9 बरस की दस्तक ही नहीं देते हैं, बल्कि पूरी प्रकृति का नयापन भी साथ लाते हैं और नव संवत्सर का यह अवसर प्रकृति के पोर पोर में आप देखिए नए जीवन की आहट सृजन और नयापन का सुंदर मेल लिए हैं। शक्ति को साधने का उत्सव है। भारतीय संस्कृति में तो नारी की प्रखरता और शक्ति सामर्थ्य को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसमें नारी की मातृ शक्ति की उपासना सबसे ऊपर है। आदि शक्ति की आराधना का यह हमारा महापर्व भी नारी के सम्मान और सामर्थ्य और स्वाभिमान की सार्वजनिक स्वीकारता से जुड़ा है और जो यह संदेश देता है कि माँ के रूप में अपने बच्चों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाकर समाज को जिम्मेदार नागरिक देने वाली स्त्री स्वयं को कभी कम ना आके
हर महिला अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहे। और आज के समय में आप देखिए, जहाँ भी महिलाओं को, लड़कियों को मौका मिल रहा है, बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। वस्तुतः आस्था का यह भाव स्त्रियों के चेतनामयी अस्तित्व से ही जुड़ा है। घर के भीतर और बाहर महिलाओं के सामने आने वाली बहुत सी समस्याओं की जड़ अपने ही वजूद के प्रति जागरूक न होना, हर हाल में अच्छे बुरे व्यवहार के प्रति स्वीकारता का भाव रखने के बजाय जड़तावादी सोच लिए रूढ़िवादी बंधनों से खुद को मुक्त करने का विवेक रखना आवश्यक है। जागृत अस्तित्व और व्यक्तित्व हर मुश्किल से पार पाने का मार्ग सुझाता है, हर अंतर्द्वंद पर जो जीत निश्चित करता है। यह चेतना स्त्री होने के नाते अपने अधिकारों की जानकारी रखने और नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों से भी जुड़ी है। आस्था के भाव संग अंतर्मन की शक्ति साधना हर बहकावे से बचने का संदेश देती है। किसी भी तरह के शोषण में के जाल में ना फंसने की सजगता का पाठ लिए है। और माँ दुर्गा का रूप भारतीय स्त्री के असहाय नहीं बल्कि मातृ शक्ति के रूप में पोषक एवं चेतनामयी रूप में सजगता से दमकते चेहरे का प्रतीक है। नवरात्र का संदेश यह भी है कि स्त्रियां शोषण के खेल को समय रहते पहचाने और बुराइयों का प्रतिकार करना सीखे। अपने विरुद्ध होने वाले हर अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद करने का बल जुटाएंगे और अन्याय और अनीति का प्रतिकार करने से न चूकें। हर तरह की दिशाहीनता से बचकर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षक बने। सुखद है कि आज हर क्षेत्र में प्रभावी भूमिका दर्ज करवा रही महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, हर मोर्चे पर स्वयं को साबित भी कर पा रही हैं। और यह वाकई एक सकारात्मक पक्ष है। अपने मन जीवन से जुड़ी कई व्यवहारिक बातों के लिए आज की स्त्रियां जागरूक हुई हैं। और वासंतिक नवरात्र परिवर्तन का भी काल होता है। इस दौरान प्रकृति नवीन हो जाती है और बसंत के मौसम में जीवन वापस नए सिरे से खिल उठता है। और बदलाव के इस नए दौर में भारतीय स्त्रियों की अपनी अस्तित्व की परिष्कृत करने की दिशा ही सही अर्थों में सशक्त होना है। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये भी याद रखिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, आप लोग देख सकते हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था, ये मुझे लगता है कि आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। तो आप देखते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है जिसमें सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के वोटों से मिलान करने की मांग की गई है। वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेट रिफॉर्म्स की ओर से दायर की गई याचिकाओं के संदर्भ में जारी किया था। और ये इस याचिका में मांग की गई कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया जाए। बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग बूथ पर रैंडम तरीके से वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करता आया है। और साथ ही याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को स्वयं बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। और इस याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन की होता है। और हर निर्वाचन क्षेत्रों में एक के बाद 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन 5 ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता है, जिससे रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। और बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। और उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। बता दें कि अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। इसके बाद मई 2019 में कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका दायर की थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज़्यादा ही संदेह करने लगते हैं। और देखिए, जरूरी है कि हमारा भरोसा रहे क्या में लोकतंत्र में और वोटों में, कि हमारे वोट से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो आप देखते हैं कि हम लोग वोट डालने जाएंगे, अगर हमें भरोसा हो जाए कि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और बहुत सारे लोगों को ये लगता भी है, तो वो लोग वोट ही नहीं डालने जाते हैं। अब पुनः एक बार आप देखेंगे कि याचिका दायर हुई है। निश्चित ही यह देखने लायक होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है।
और वीवीपैट की राह में चुनौतियां, तो आप देखिए वीवीपैट मशीनों की प्राथमिक चिंताओं में से एक तकनीकी खराबी की आशंका है। और मशीनों को मतदाता द्वारा डाले गए वोट की एक कागजी रसीद प्रिंट करनी होती है, जिसके बाद में एक बॉक्स में जमा कर दिया जाता है। हालांकि मशीनों के खराब होने के उदाहरण सामने आए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप गलत पेंटिंग हो गई या कोई पेंटिंग नहीं हुई। तकनीकी खराबी के मुद्दे को हल करने का एक तरीका यह है कि मशीनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और निर्वाचन आयोग को समय समय पर मशीनों में किसी भी गड़बड़ी की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए नियमित रखरखाव और परीक्षण की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। एक अन्य चुनावी वीवीपैट मशीनों द्वारा उत्पन्न पेपर ट्रेल्स का सत्यापन है। भले ही वोटिंग मशीनों को वोट का भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, परंतु यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि इस रिकॉर्ड की पुष्टि कैसे की जा सकती है, खासकर जब आप देखिए भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बीच असमानता हो। उल्लेखनीय है कि खराब वीवीपैट मशीनों की हालिया रिपोर्ट के कारण चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास में और अधिक कमी आई है। लिहाजा चुनाव आयोग को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बैलेट पेपर से मतदान की राय, तो वर्ष आप देखिए 1962 से लेकर 2001 तक देश में बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हुए थे। इस दौर में राजनीति में चुनावी हिंसा की शुरुआत के साथ ही बूथ कब जाने, बैलेट बॉक्स में पहले की ही बैलेट पेपर से भर दिए जाने जैसी घटनाएं भी सामने आई थी। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद भी बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे। देश के कई राज्यों से इस प्रकार की घटनाएं बराबर सामने आती रही। जब बैलेट से मतदान होता था तब बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह माना जाता था कि जो बाहुबल के धनी नहीं उनके लिए चुनाव जीतना असंभव है। कई बार ऐसा देखा जाता था कि बूथ कब्जाने की वजह से कुछ सीटों पर कुल वोटरों की संख्या से ज्यादा वोट हो जाते थे। ऐसी घटनाओं में न केवल आप देखिए जान माल का नुकसान होता था, बल्कि देश के लोकतंत्र का भी उपहास होता था। मतदान को आसान, कम समय में और धांधली मुक्त बनाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो बेहद सफल भी रहा है। ईवीएम का उपयोग होने से नेता अपराधियों की सांठगांठ लगभग समाप्त हो गई और इसके साथ ही बूथ कैप्चरिंग के लिए अपराधियों को संरक्षण देने का भी अंत हो गया। चुनाव जीतने के लिए नेता अपराधियों से सांठगांठ रखते थे और यही अपराधी बूथ कैप्चरिंग जैसे घटनाओं को अंजाम देते थे। अब ईवीएम पर सवाल क्यों? तो चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की पवित्र आत्मा मानी जाती है। आजादी के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मतदान के लिए अधिक अधिकार दिए गए। पहले चुनाव पेपर आधारित मतपत्रों द्वारा कराए जाते थे। धीरे धीरे चुनाव के दौरान विवाद, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं बढ़ने लगी। इसके अलावा मतदाताओं की बढ़ती संख्या की वजह से मतों की गिनती में भी अधिक समय लगने लगा और इन परिस्थितियों में चुनाव के दौरान ईवीएम के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि ईवीएम के प्रयोग के आरंभिक दिनों से ही इससे छेड़छाड़ की आशंकाएं व्यक्त की गई जाने लगी। जैसा कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम सब जानते हैं कि ईवीएम बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के चलती है, अतः ईवीएम से छेड़छाड़ तभी हो सकती है जब इसमें लगी हुई चिप बदल दी जाए। ईवीएम को सुचारू रूप से प्रयोग में लाने के बाद अब एक दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। जहां तक कुछ अन्य देशों द्वारा ईवीएम का प्रयोग बंद करने का प्रश्न उठता रहा है, तो मालूम हो कि इन देशों में मशीनों के साथ समस्या यह थी कि वे कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित थी, जिस कारण उनके हैक होने की संख्या बहुत अधिक थी। लोकतंत्र में निष्पक्ष और व्यवधान रहित चुनाव महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमने बैलेट पेपर का त्याग किया है। वर्तमान में फिर से उसी व्यवस्था को अपनाए जाने पर कोई ठोस आधार नजर नहीं आता है। और आप लोगों को एक मालूम है क्या? बात मालूम है, बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष है ना, अभी बीजेपी है ना, एक समय ये भी विरोध करती थी ईवीएम का। देश भर में ईवीएम के खिलाफ इन्होंने यात्रा निकाली थी। आज आप देखिए वही कांग्रेस विरोध कर रही, बीजेपी कह रही नहीं नहीं अच्छी है। तो ये सब पार्टियां चलता रहता है। ये आप देखिए लालजी जायसवाल लोक नीति विश्लेषक हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मतों के सत्यापन की सरल बने प्रक्रिया। ये आप देखिए वीवीपैट का सिस्टम अभी कुछ साल पहले ही व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाना संभव आरंभ किया गया है और वस्तुतः भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2013 में इस मशीन को डिजाइन किया था और उसी साल इसका सफल उपयोग नागालैंड विधानसभा चुनाव में हुआ था। और चुनाव में पहले बैलेट और पेपर का उपयोग किया जाता था और इसके बाद आप देखें कि बदलाव आया और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने ली। लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल में आने के बाद से कई राजनीतिक दल इस पर सवाल उठाते आ रहे हैं। और याद रहे कि बैलेट पेपर पर जब मुहर लगाई जाती थी तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि वोट किसे दिया गया है। अनेक स्थानों पर बूथ लूट या फिर बैलेट बॉक्स में स्याही आदि डाल देने से मतदान दुष्प्रभावित होते थे। लिहाजा व्यवस्था
परिवर्तन के बारे में विचार किया जाने लगा और इसी क्रम में ईवीएम का आरंभ हुआ। ईवीएम में सारा काम भरोसे का होता है, लेकिन चुनावी स्पर्धा के बीच केवल भरोसे से काम नहीं चलता है। समय समय पर कई राजनीतिक दल इसे लेकर कोई रास्ता निकालने के लिए चुनाव आयोग पर जोर डालते रहे। फिर चुनाव आयोग वीवीपैट लेके आया और यह मशीन ईवीएम के साथ ही जुड़ी होती है। इसे हर वोट की एक रसीद निकलती है और जिसे वोटर देख कर तसल्ली कर सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार के नाम के आगे का बटन दबाया है वो उसी को पढ़ा है या नहीं। चुनाव आयोग इसे अपने पास जमा करके रखता है। इसका फायदा यह है कि वोटों की गिनती के दौरान यह विवाद हो जाए तो इन रसीदों को गिनकर निर्णय किया जा सकता है। मालूम हो कि जब कोई वोटर ईवीएम में बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है तो उसके तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है और इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। साथ ही आप देखिए सीरियल नंबर भी लिखा होता है। वोटर इस पर्ची को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे की एक स्क्रीन पर देख सकता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इसके बाद वह पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है जो सील होता है और इस बॉक्स को केवल मतदान अधिकारी ही खोल सकते हैं। वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना हाल में ही सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है और इस बूथ में केवल अधिकृत कर्मियों को आने जाने की अनुमति होती है। परिणामों के मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिणाम घोषित करता है और अक्सर वीवीपैट पर्चियों और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम समान होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा यदि इन परिणामों में अंतर हो। बहरहाल इसकी आशंका नहीं के बराबर है। फिर भी यदि ऐसा होता है तो आप देखिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का नियम 56D(4)(b) के अनुसार ऐसे मामले में वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को अंतिम माना जाता है। चलिए ये आप देखिए लालजी जायसवाल साहब के द्वारा ये लिखा गया है। खादी मानवों की बम्पर बहाली, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। बाकी चुनाव की बातें हो रही। राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव। वर्ष प्रतिपदा के साथ ही आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव ये आप देखते हैं बलराम हेडगेवार की जन्म जयंती भी है। भारतीय राष्ट्र समाज और संस्कृति के प्रति उनका योगदान अतुलनीय रहा है। चलिए तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि हम लोग न्यूज़ की जो खबरें रहा करेंगी उन्हें पहले डिस्कस कर लिया करेंगे और जो संपादकीय पार्ट एडिटोरियल रहा करेंगे उन्हें हम लोग लास्ट में रख लिया करेंगे। तो जिन्हें आप देखते हैं कि एडिटोरियल अकेला देखना है तो वो एडिटोरियल देख सकते हैं और जिन्हें मुझे लगता है कि अकेले न्यूज़ खबरें देखना है तो वो न्यूज़ की खबरें देख सकते हैं। दोनों लोगों के लिए सुविधाएं रहेंगी। धन्यवाद।